वेलकम दोस्तों, नेविगेट में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों कंसिस्टेंसी सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, जो कि मैथमेटिक्स गेट मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आपके गेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कंसिस्टेंसी सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। तो कंसिस्टेंसी सिस्टम ऑफ द इक्वेशन बेसिकली जो आपके मैट्रिक्स वाला फॉर्म होता है उसमें आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस रहती है। जैसे मान लो एक्स वाई जेड के फॉर्म में नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, तो उसको बोला जाता है दोस्तों सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके पास जो भी सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला होता है आपका कि आपका जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा, या दूसरा होता है आपका सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंसी जो है डिपेंड करती है जो कि आपके पास जो इक्वेशन दे रखेंगे उस इक्वेशन को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और मैट्रिक्स फॉर्म से आपको उसकी रैंक फाइंड आउट करना है। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो होता है उसी के पर बेस्ड है आपका कंसिस्टेंसी सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। तो दोस्तों कंसिस्टेंसी 2 टाइप्स की होती है। पहला होता है आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होगा कि नहीं, वो आपको चेक करना है। कंसिस्टेंट, पहली कंडीशन सिस्टम शुड बी कंसिस्टेंट। और दूसरा होता है दोस्तों सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट होता है, दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, वो रैंक की कंडीशन पर डिपेंड करती है। अब सबसे पहली बात तो हो गई आपकी कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी के कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों। तो कंसिस्टेंसी के दोस्तों 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। नहीं होगा मतलब वो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो पहली बात तो हो गई अपनी दोस्तों कंसिस्टेंसी के बारे में। दूसरी बात अपन करने वाले हैं दोस्तों सिस्टम। अब यहाँ पर जो सिस्टम की जो डेफिनेशन होती है ना दोस्तों, ये सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन पर। दैट मीन्स सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। सिस्टम ऑफ द इक्वेशन की बात कर रहे हैं अपन, मतलब कंडीशंस जो हैं वो सिस्टम को फोकस कर रही है। मतलब आपके पास जो भी सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस हैं उसमें आप एक कंडीशन ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन या नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ अननोन या दोस्तों नंबर ऑफ वेरिएबल। अब मान लो आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है और नंबर ऑफ इक्वेशन भी 2 है, तो आपका जो सिस्टम है 2 के फॉर्म में डिफाइन होगा। मतलब दो इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, वो तो सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस कहलाती है। और यदि मान लो आपके नंबर ऑफ द इक्वेशन नंबर ऑफ द वेरिएबल से लेस आता है तो वो आपकी सिस्टम ऑफ द इक्वेशन आपकी जो है वो इंडिपेंडेंट के फॉर्म में डिफाइन होती है। तो यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ द इक्वेशन और नंबर ऑफ द वेरिएबल यदि इक्वल आ रहे हैं तो वहाँ पर जो इक्वेशन का टाइप होगा दोस्तों, वो सिस्टम का टाइप होगा दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों डिपेंडेंट। दोस्तों क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। अब डिपेंडेंट कब होता है दोस्तों कि नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है दोस्तों कि मान लो आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन आपकी लेस आ रही है नंबर ऑफ वेरिएबल से। दोस्तों नंबर ऑफ वेरिएबल से यदि नंबर ऑफ इक्वेशन आपकी लेस है तो वहाँ पर आपका सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है दोस्तों, पहली कंडीशंस में आपका सिस्टम जो है क्या होगा दोस्तों, डिपेंडेंट होगा। मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन आपकी सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल ले रहा हूँ, 2x + y फॉर एग्जांपल इक्वल टू 10 है। सेकंड इक्वेशन आपकी आ रही है दोस्तों, सेकंड इक्वेशन भी वो x + y इक्वल टू आपके पास 1 है। तो आप इसको देखिए, आप नंबर ऑफ इक्वेशन 2 है, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है। x और y वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं और ये नंबर ऑफ वेरिएबल आपके दोनों में 2 आ रहे हैं और नंबर ऑफ इक्वेशन भी 2 हैं। तो नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल,
दैट मीन्स ये सिस्टम है जो है वो डिपेंडेंट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। किसको रिप्रेजेंट करता है? डिपेंडेंट को। और यदि नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस आती है तो उसको बोलते हैं दोस्तों इंडिपेंडेंट। उसको वो दोस्तों क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इंडिपेंडेंट सिस्टम बोला जाता है। जैसे ये एग्जांपल दोस्तों डिपेंडेंट सिस्टम के लिए, मतलब इसका कहने का मतलब ये कि नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल यदि आपके ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल यदि मान लो लेस आ रहा है तो उस केसेस में आपके सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। अब इंडिपेंडेंट सिस्टम में एक कंडीशंस आती है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि मान लो नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल यदि आपका लेस आ रहा है उस केसेस में आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशन मान लो यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। सेकंड इक्वेशन है दोस्तों y माइनस जेड इक्वल टू 5। अब दोस्तों देखिए आप कि नंबर ऑफ इक्वेशन आपके पास 2 है और नंबर ऑफ वेरिएबल आपके पास 3 है। मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन को आप यदि आप एनालिसिस करते हैं दोस्तों इस सिस्टम में, तो यहाँ पर आप एनालिसिस कीजिए कि नंबर ऑफ इक्वेशन आपको कितनी दिख रही है दोस्तों? नंबर ऑफ इक्वेशन आपको 2 दिख रही है। नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी दिख रही है दोस्तों? नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है? 2 है। और नंबर ऑफ वेरिएबल आप चेक कीजिए, नंबर ऑफ वेरिएबल यदि आप चेक करेंगे दोस्तों तो वो 3 आ रहे हैं, मतलब 3 आ रहे हैं दोस्तों। कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। अब देखो नंबर ऑफ इक्वेशन आपके 2 है, नंबर ऑफ वेरिएबल आपके 3 है, तो ये एक सिस्टम जो है आपका ये हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इंडिपेंडेंट फॉर्म में हो जाएगा। मतलब ये कंडीशंस क्या होती है? ये जो सिस्टम इक्वेशन है इंडिपेंडेंट है। अब आपको क्या करना है दोस्तों? इंडिपेंडेंट सिस्टम हो गया आपका। क्या हो गया दोस्तों? इंडिपेंडेंट सिस्टम हो गया। अब आपको क्या करना है? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो इंडिपेंडेंट सिस्टम में आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल को आपको कांस्टेंट फॉर्म में एज्यूम करना है। देन वी हैव टू एज्यूम दैट एनी नंबर ऑफ वेरिएबल टेकिंग द कांस्टेंट फॉर्म। तो जैसे मान लो आपके पास कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, एक्स वाई जेड को कांस्टेंट एज्यूम कर लीजिए। तो यदि मान लो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल लेट वी एज्यूम दैट कि आपने z वेरिएबल को आपने क्या लिया है दोस्तों? k लिया है। z वेरिएबल को क्या लिया है दोस्तों? आपने k लिया है। आप k भी ले सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं दोस्तों। आपको कांस्टेंट टर्म लेके चलना है। क्यों लेके चलना है? क्योंकि आपका जो सिस्टम है दोस्तों वो आपका इंडिपेंडेंट है। तो सिस्टम यदि इंडिपेंडेंट होता है तो किसी भी एक वेरिएबल को आपको, कौन सा भी वेरिएबल हो, x हो, y हो, z हो, उसको आप कोई भी कांस्टेंट के फॉर्म में आप एज्यूम करेंगे तो वहां से अगले 2 वेरिएबल की वैल्यू आपको इजी वे में सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। तो ये z की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, z की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? k माइनस वाई माइनस के इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 5 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये दोस्तों y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k प्लस 5 हो गई। मतलब y आपका फाइंड आउट हो गया दोस्तों। आपका z भी मिल गया क्योंकि z को तो आपने k एज्यूम करा है। अब एक वेरिएबल की और जरूरत है आपको, तो वो वेरिएबल का आपको कहाँ से मिलेगा दोस्तों? यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि आप y और z की वैल्यू आप यहाँ रिप्लेस कर देंगे, यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में आप रिप्लेस करेंगे तो y के प्लेस पर आप रख देंगे दोस्तों k प्लस 5 और x z की प्लेस पर रख देंगे आप k इक्वल टू आपका चल रहा है 1 चल रहा है, तो k प्लस के 2k हो जाएगा और 5 इधर सबको उधर ट्रांसलेट कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। k प्लस के 2k होके उधर चला जाएगा, माइनस ऑफ 2k हो जाएगा दोस्तों, और 1 माइनस 5 मतलब प्लस 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई आपको। बट आपको एक बात ध्यान रखना है, यदि सिस्टम आपका यदि सिस्टम आपका इंडिपेंडेंट है, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन यदि लेस है नंबर ऑफ वेरिएबल के, तो उस केसेस में आपको क्या करना है? किसी भी वेरिएबल को आपको एज्यूम करना है तो वहाँ से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू दोस्तों मिल जाएगी, है ना। अब इसका एक और एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, अपन बहुत कॉम्प्लिकेट फॉर्म में आ जाते हैं। अभी एग्जाम देते देते आपको कोई सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इंडिपेंडेंट के फॉर्म में मिल गई
और उसने पूछा है कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, तो वहाँ पर अपना एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई नंबर ऑफ इक्वेशन आपकी 2 है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। किसी भी एक वेरिएबल को आप एज्यूम कर लीजिए, कोई भी लेमड़ा ले लीजिए, के ले लीजिए, तो वहाँ से अगले 2 वेरिएबल की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। यदि ऑप्शन में आपका इस टाइप का कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो आप 0 पुट कर लीजिए। 0 पुट करने पर वहाँ पर डेफिनेटली आपको ऑप्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सिस्टम ऑफ द इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। आपके पास दोस्तों एक ही इक्वेशन है, यहाँ से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो देखो दोस्तों नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है दोस्तों, आप चेक कीजिए। नंबर ऑफ इक्वेशन दोस्तों कितनी आ रही है, नंबर ऑफ इक्वेशन आपकी 1 आ रही है। और नंबर ऑफ वेरिएबल आपके कितने हैं दोस्तों, नंबर ऑफ वेरिएबल आपके 3 हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं दोस्तों, नंबर ऑफ वेरिएबल आपके 3 हैं। ठीक है, आप देखो नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या आ गई दोस्तों, ये लेस आ गई। मतलब आपका जो सिस्टम है दोस्तों क्या है, इंडिपेंडेंट है दोस्तों। क्या है आपका सिस्टम, इंडिपेंडेंट सिस्टम है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन है, आपको 3 वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, किसी भी 2 वेरिएबल को आपको एज्यूम करना है कांस्टेंट। तो इस केसेस में आप क्या करेंगे दोस्तों, इस केसेस में आपको एज्यूम करना है कोई भी 2 वेरिएबल ले सकते हैं एक्स वाई जेड में। जैसे मैंने जेड को मैंने k1 लिया, ठीक है, और जेड को k1 ले लिया, और वाई को दोस्तों क्या लिया, वाई को ले लिया आपने k2 ले लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 2 वेरिएबल को आपको एज्यूम करना है। तो 2 वेरिएबल की वैल्यू तो आपको यहीं से आ गई। अब आपको एक वेरिएबल और चाहिए, तो यहाँ पर वाई जेड की वैल्यू रख देंगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। वाई के प्लेस पर आप k2 रख सकते हैं, तो ये आ गया आपका k2। जेड की प्लेस पर आप माइनस k1 रख सकते हैं, माइनस तो पहले से ही है, इक्वल टू 1। सबको उधर ट्रांसलेट कर लीजिए, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 प्लस k1 माइनस ऑफ k2। तो इस टाइप आप वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यदि इंडिपेंडेंट इक्वेशन सिस्टम ऑफ द इक्वेशन आती है, तो कोई भी अननोन वेरिएबल को, कोई भी अननोन को, या मतलब वेरिएबल को कोई भी कांस्टेंट आप एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई अपनी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ द इक्वेशन की। अब अपन फोकस कर रहे थे कि आपका सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस में आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन आपकी सेम रहेगी। ठीक है, तो आपके 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन आपके सिलेबस में इन्वॉल्व हैं। तो वी एज्यूम दैट द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन डिफाइंड बाय a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। यहाँ 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है दोस्तों। सेकंड आपका कांस्टेंट a2x है एंड b2y एंड c2 ऑफ z इक्वल टू d2 है दोस्तों। थर्ड इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इट इज ए सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। ओके, अब नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन तो आपको सेम दिख रही है। मतलब आपके पास जो सिस्टम का जो नेचर है दोस्तों वो डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब ये जो सिस्टम का जो नेचर है दोस्तों, ये सिस्टम का नेचर क्या है दोस्तों, डिपेंडेंट है। क्या है दोस्तों, डिपेंडेंट सिस्टम हो गया आपका, ये डिपेंडेंट सिस्टम हो गया। अब क्या होता है, डिपेंडेंट सिस्टम तो चलो ठीक है, ये जो सिस्टम है दोस्तों नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है दोस्तों, नॉन होमोजीनियस है। दैट मीन्स नॉन होमोजीनियस, मतलब डिपेंडेंट सिस्टम भी है और नॉन होमोजीनियस सिस्टम भी है। अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो आपके पास सिस्टम है उसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्लेस करना है। दैट वी हैव टू राइट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो आप क्या करेंगे कि जितने भी कोफिशिएंट आ रहे हैं उसको मैट्रिक्स में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा a1
B1 C1 ये फर्स्ट रो में आएगा। सेकंड रो में दोस्तों सेकंड इक्वेशन आ जाएगी A2x। जरूरी नहीं आप किसी भी इक्वेशन को किसी भी रो में आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी पहली इक्वेशन है तो उसको R1 में रिप्लेस करा, उसको R2 में भी रिप्लेस कर सकते हैं, R3 के फॉर्म में भी रिप्लेस कर सकते हैं। फिर ये आ जाएगा आपका B2 और ये आ जाएगा आपका C2। थर्ड इक्वेशन क्या मिल गई दोस्तों, A3 आ गई, B3 आ गई एंड C3 आ गई। इधर आप वेरिएबल जो होते हैं दोस्तों, वेरिएबल को आप यहाँ पर कॉलम वाइज लिखेंगे, X Y Z ये वेरिएबल हो गए दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको, कांस्टेंट वाली टर्म को आप इधर लिख देंगे D1 D2 एंड D3 दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ द इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं Ax इक्वल टू B के फॉर्म में दोस्तों। ए आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये आपका वेरिएबल मैट्रिक्स है और ये आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं कि ये नॉन होमोजीनियस कंडीशंस क्या है दोस्तों। तो अब नॉन होमोजीनियस में क्या होता है दोस्तों कि ये जो बी वाला पार्ट है ना, बी वाला पार्ट आपका 0 के इक्वल नहीं आता है। यदि b डज नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका सिस्टम क्या होगा दोस्तों, नॉन होमोजीनियस होगा और आपका सिस्टम क्या होगा दोस्तों, डिपेंडेंट सिस्टम होगा। तो इस केसेस में आप क्या करेंगे कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए उसके सॉल्यूशन 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों। पहला होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है आपका नो सॉल्यूशन, तीसरा होता है आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस एंड डिपेंडेंट इक्वेशंस। तो आप इसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं कि आपका यूनिक सॉल्यूशन कौन सी कंडीशंस में होगा, नो सॉल्यूशंस कौन सी कंडीशंस में होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कौन सी कंडीशंस में होगा और आपका सिस्टम कौन कौन से सॉल्यूशंस में कंसिस्टेंट होता है, कौन से सॉल्यूशंस में इनकंसिस्टेंट होता है। तो दोस्तों अगले स्लाइड में अपन देखते हैं कि आप जो भी आपके पास ये मैट्रिक्स इक्वेशंस मिलेगी उसको आपको रिड्यूस करना है दोस्तों आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो अब आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स होता है द कॉम्बिनेशन बिटवीन द कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स का जो कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों वो आपका आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। और आप क्या करेंगे उसके बाद आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे आप। तो नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, इसका आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं दोस्तों। तो इसको आपको डिफाइन करना है आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के मैट्रिक्स में। आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स दैट मीन्स आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो भी इसके पहले आपने जो मैट्रिक्स इक्वेशन बनाई है तो मैट्रिक्स इक्वेशन में सबसे पहले ए जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स और बी जो था आपका क्या था दोस्तों, कांस्टेंट मैट्रिक्स, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना दोस्तों वो आपका क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आप पुट कर देंगे A1 B1 एंड C1। सेकंड हम यहाँ लेंगे आप A2, नेक्स्ट लेंगे B2, नेक्स्ट लेंगे C2 एंड नेक्स्ट लेंगे आप A3 एंड B3 एंड C3। आप सच दैट करके जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो रख देंगे आप, दैट मीन्स यहाँ रख देंगे D1, यहाँ रख देंगे D2, यहाँ रख देंगे D3। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स बनेगा दोस्तों वो आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है इस आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की आपको रैंक निकालना है। तो रैंक निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल्स को कंसिडर करेंगे। ये होता है आपका प्रिंसिपल डायगोनल दोस्तों। ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल डायगोनल्स होता है, पीडी होता है। अब इसके नीचे वाले एलिमेंट्स, इसके बिलो एलिमेंट्स को आपको जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब आपको क्या करना है, एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों क्या होगा कि आपको केवल रो के ऑपरेशन ही अप्लाई करना है, कॉलम के ऑपरेशन एप्लीकेबल नहीं है इसमें। तो देन वी हैव टू रिड्यूस एक्लोन फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रो ऑपरेशन। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट्स है दोस्तों वो हमेशा क्या होता है, यूनिट होता है। एक बात ध्यान रखना, यदि यूनिट है तो आपको, यदि यूनिट है तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, यदि यूनिट नहीं है तो उसको यूनिट बनाना पड़ेगा दोस्तों ऑपरेशन से। कौन से ऑपरेशन से दोस्तों, रो के ऑपरेशन। मतलब इसमें आपको एक्लोन फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है। किसमें रिड्यूस करना है दोस्तों, आपको रिड्यूस करना है रिड्यूस इनटू एक्लोन फॉर्म। एक्लोन फॉर्म का मतलब होता है दोस्तों अपर ट्रायंगुलर फॉर्म।
अपर ट्रायंगुलर फॉर्म का मतलब है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उसको रो के ऑपरेशन से आपको जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन वी हैव टू रिड्यूस इनटू एक्लोन फॉर्म। एक्लोन फॉर्म में दोस्तों आपको इसको कन्वर्ट करना है। एक्लोन फॉर्म का मतलब होता है ना दोस्तों कि जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के ये वाले एलिमेंट जितने भी हैं, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, इन सबको जीरो में बनाना है। और इसमें केवल आपको कौन से ऑपरेशन अप्लाई करना है? रो के ऑपरेशन अप्लाई करना है। दैट मीन्स एप्लीकेबल ओनली रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन आपको क्या करना है दोस्तों? रो के ऑपरेशन से इसको एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आप इसके बाद कन्वर्ट आप लोगों ने कर लिया। अब आपको क्या करना है? इसकी टोटल रैंक निकालना है। ये जो टोटल रैंक निकलेगी दोस्तों, ये आपकी आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट होगी। रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। इसमें आप देखेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, वो डिफाइन करेगी उसकी रैंक को। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब ये तो हो गया। अब यदि मान लो इसको आप इग्नोर कर दें दोस्तों, आप क्या करें? इसको इग्नोर कर दें, तो ये वाली जो रैंक निकलेगी ना दोस्तों, ये रैंक निकलेगी ए की मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक निकलेगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों? केस फर्स्ट अप्लाई करना है। केस फर्स्ट में आपको क्या करना है कि यदि मान लो आपके पास इफ रैंक ऑफ द आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि रैंक ऑफ द आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। इक्वल टू क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ वेरिएबल। यदि ये नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आ रहे हैं, आपके नंबर ऑफ वेरिएबल दोस्तों कितने हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल दोस्तों आपके पास 3 है। नंबर ऑफ वेरिएबल आपने 3 डिफाइन करेंगे, मतलब ये इसकी रैंक भी 3 होगी, इसकी रैंक भी 3 होगी और नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 है। तो इस केसेस में आपका जो सिस्टम है दोस्तों वो कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है दोस्तों? आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और आपको एक सॉल्यूशन मिलता है। कौन सा सॉल्यूशन मिलता है दोस्तों? यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो यूनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशंस हैं? आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट होने के लिए आपको क्या करना है कि आपका आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स और आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक आपकी इक्वल होना चाहिए। यदि ये इक्वल आ रही है मतलब आपका सिस्टम क्या है दोस्तों? आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है। आपका सिस्टम क्या है दोस्तों? कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि आपका सिस्टम ऑफ द इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन आपकी सेम आ रही है, मतलब वो डिपेंडेंट फॉर्म में हो रहा है। इसलिए एक्स वाई जेड की वैल्यू इजी वे में सॉल्व हो जाएगी, इसलिए आपका सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये दोनों की रैंक यदि आपकी इक्वल आ रही है और नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हैं तो आपका सिस्टम कंसिस्टेंट तो पहले से ही है। और दूसरा क्या होगा दोस्तों? यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा दोस्तों? यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब इस केसेस में आपका जो सिस्टम है दोस्तों क्या हो जाएगा कि आपका जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। सिस्टम जो होगा दोस्तों क्या होगा? आपका कंसिस्टेंट होगा। और आपके पास जो सॉल्यूशन जो निकलेगा, आपका सॉल्यूशन जो निकलेगा दोस्तों यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा दोस्तों? यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस कौन सा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और सिस्टम आपका क्या होगा दोस्तों? कंसिस्टेंट होगा। ये तो बात हो गई अपनी फर्स्ट वाले केसेस की। अब अपन केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में क्या है दोस्तों कि आपके पास रैंक ऑफ द आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स, जैसे मान लो आपने आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स डिफाइन करा है, इसकी रैंक इक्वल नहीं आ रही है आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स के, दोनों की रैंक इक्वल नहीं है दोस्तों। तो इस केसेस में क्या होगा? सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा और कोई भी सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा। मतलब आपका जो सिस्टम है, ठीक है दोस्तों, क्या है आपका सिस्टम? जो भी आपका सिस्टम है वो सिस्टम आपका क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा। और आपके पास जो सॉल्यूशंस निकलेगा दोस्तों वो सॉल्यूशंस क्या होगा? वो सॉल्यूशन आपका नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस केसेस को आपको ध्यान रखना है। यदि रैंक इक्वल नहीं है तो आपका सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होता है और आपको कोई भी सॉल्यूशंस नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों,
अब ये हो गई आपकी सेकंड केसेस की बात। अब अपन करते हैं थर्ड वाले केसेस की बात। थर्ड केसेस में क्या होता है दोस्तों, क्योंकि सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस में आपके 3 सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। केस थर्ड की बात करते हैं। अब केस थर्ड में क्या है कि मान लो आपके पास जो भी आपके पास आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स जो है उसकी रैंक है वो इक्वल आ रही है किसके, नंबर ऑफ कोफिशिएंट आपका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी रैंक है, बट दोनों तो इक्वल आ रही है, बट ये लेस होना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल से। नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या होना चाहिए दोस्तों, लेस होना चाहिए। ये नंबर ऑफ वेरिएबल से यदि लेस आ गई मतलब आपका देखो तो दोस्तों दोनों की रैंक आपकी सेम आ रही है, मतलब आपका सिस्टम जो है, आपका सिस्टम जो है वो तो कंसिस्टेंट है, बट वो नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस है, मतलब ये है आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। मतलब आपका जो सिस्टम है दोस्तों वो तो कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम क्या होगा दोस्तों, वो आपका कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम आपको क्या हो गया दोस्तों, कंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन जो है दोस्तों, सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा दोस्तों। आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में भी आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन मिल जाएगी दोस्तों वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में मिलेगी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस करा है। तो किसी भी एक या किसी भी 2 वेरिएबल को आप क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ लेस वाला केस आ रहा है। लेस वाला केस आ रहा है मतलब आपको क्या करना है दोस्तों, आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तो ऑलरेडी पहले से ही है, तो आपको इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन मिलेगी वो तो क्या होगी दोस्तों, इंडिपेंडेंट होगी। तो किसी भी वेरिएबल को आप एज्यूम करके वहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है दोस्तों, ये कंसिस्टेंसी सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आपसे, कौन से सॉल्यूशन है, क्या कंडीशंस है, डिपेंडेंट सिस्टम क्या होता है, इंडिपेंडेंट सिस्टम क्या होता है। अब ये जो बात कर रहे हैं अपन नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 3 सॉल्यूशन आपने डिफाइन करे हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और आपका क्या, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब आपने देखा होगा दोस्तों कि 2 सॉल्यूशंस में आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, एक तो यूनिक सॉल्यूशंस में होता है, दूसरा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस में होता है। और एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि नो सॉल्यूशन है, जिसमें आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है, वो कोई भी सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, दैट मीन्स नो सॉल्यूशंस होता है। तो चलो दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं आप जो कि आपकी एग्जाम में पूछे हुए हैं कंसिस्टेंसी सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस के क्वेश्चन। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं उसको अपन आज डिस्कस करेंगे। तो अपन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, जो कि आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन पर अपन आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है तो आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपके पास सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस जो है वो आपके पास इक्वेशंस इस फॉर्म में दे रखी है, दैट मीन्स x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 4। सेकंड इक्वेशन है दोस्तों x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। एंड थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस माइनस 2x माइनस 2z माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 2z इक्वल टू 5, इक्वल टू दोस्तों 5। तो आपसे यहाँ पूछेंगे कि फाइंड द सॉल्यूशंस, फाइंड द सॉल्यूशंस, ठीक है। अब
आपके पास ये सिस्टम ऑफ द इक्वेशन है। फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन द कंसिस्टेंसी, मतलब ये कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, मतलब आपसे कंसिस्टेंसी भी पूछा जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। तो चलो इसका सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपके पास ये 3 इक्वेशन मिलेगी। इन तीनों इक्वेशन को दोस्तों या नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ इक्वेशन आपकी सेम है, तो आपका सिस्टम जो है नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ इधर वाला पार्ट आपका डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। मतलब सबसे पहले आपके पास दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सिस्टम है ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको दोस्तों क्या लिखना है, नॉन होमोजीनियस लिखना है। नॉन होमोजीनियस क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बी वाला पार्ट जो है डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट यदि 0 आ जाता है तो वो होमोजीनियस कहलाती है, यदि 0 नहीं आता है तो वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ द इक्वेशन के फॉर्म में डिफाइन होती है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे दोस्तों, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 2 1 1 -1 1, इसके कोफिशिएंट लेंगे दोस्तों, इसके कोफिशिएंट है -2, इधर -2 है, y नहीं है दोस्तों इसमें, तो y को अपन 0 ले लेते हैं और z का कोफिशिएंट 2 है। अब ये हो गया आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये हो गया वेरिएबल मैट्रिक्स, दैट मीन्स x y एंड z। इधर आ जाएगा आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा 4 2 एंड 5। तो ये जो है दोस्तों ये मैट्रिक्स इक्वेशन मिलेगी आपको। मैट्रिक्स इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट करेंगे x इक्वल टू बी के फॉर्म में, इट इज़ ए मैट्रिक्स इक्वेशन। अब इस केसेस में आपका b 0 नहीं है, मतलब आपका सिस्टम क्या है दोस्तों, नॉन होमोजीनियस है। अब आपको क्या करना है, इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालना है, उसको एक्केलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और एक्केलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको एनालिसिस करना है कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल यदि इक्वल हैं तो आपका सिस्टम यूनिक होगा, आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। यदि दोनों की रैंक इक्वल नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, नो सोल्यूशंस होगा। थर्ड कंडीशन, यदि दोनों की रैंक इक्वल है, नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस है, तो वो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट सिस्टम कंसिस्टेंट ही होगा। अब नेक्स्ट कंडीशंस में अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म, इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना आपको, इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आपको कन्वर्ट करना है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। The argumented matrix denoted by the coefficient between the coefficient matrix and constant matrix, the combination between the coefficient matrix and constant matrix, दोनों का कॉम्बिनेशन, किसका, a और b का। तो a आपने देखो a यहाँ से ले लेंगे, 1 2 1 1 -1 1 एंड -2 0 2, तो 1 2 1 1 -1 1 1 2 1 1 -1, देखिए क्या है दोस्तों, 1 -1 1 1 -1 1, और इधर दोस्तों क्या है, -2 0 2 -2 0 2, -2 0 एंड 2। इधर आप क्या करेंगे दोस्तों, इधर आप ले लेंगे, आप क्या ले लेंगे दोस्तों, कांस्टेंट ले लेंगे। तो कांस्टेंट क्या है देखो, 4 2 5, तो 4 2 5 ले लीजिए आप, इधर ले लेंगे 4 2 एंड 5। अब दोस्तों ये क्या, ये हो गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं, इसके ये सब एलिमेंट्स को आपको जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे कि आप रो के ऑपरेशन से आप जीरो बनाएंगे। पहला एलिमेंट्स ऑलरेडी आपका यूनिट आ ही रहा है, तो आप क्या करेंगे, R2 का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 - R1 तो जीरो हो जाएगा। R3 को चेंज करेंगे, आप देखो दोस्तों इस R3 को चेंज करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करके आप प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ऑन ऑपरेटिंग। पहला ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं,
R2 टेंस टू R2 माइनस ऑफ R1, देखो आप ये 0 बन गया। सेकंड ऑपरेशन आप चेंज कर रहे हैं R3 का, तो R3 2 का मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे क्योंकि माइनस ऑलरेडी पहले से ही है। तो ये हो जाएगा दोस्तों R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1। तो ये दोनों ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे इसमें। तो दोनों ऑपरेशन यदि आप परफॉर्म करेंगे तो आपके पास निगेशन, मैंने बताया था कि जो भी ऑपरेशन आप अप्लाई करते हैं वो डिटर्मिनेंट्स में करते हैं, बट ये आप कंट्रोडक्शन पार्ट ले रहे हैं इसलिए निगेशन वाला साइन लगाना है आपको। 1 to 1 सच दैट 4, फर्स्ट वो आपकी सेम रहेगी, 1 - 1 आपका 0 हो जाएगा, फिर -1 - 2 हो जाएगा दोस्तों -3, और 1 - 1 आपका 2 0 हो जाएगा, 2 - 4 आ जाएगा दोस्तों -2। अब 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस का प्लस कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करके प्लस कर रहे हैं, ये देखो आप यहाँ पर R1, तो ये हो जाएगा 2 2 4, और 2 का मल्टीप्लाई करके प्लस कर रहे हैं 2 2 4 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका 5, और ये 4 2 8, 8 और 5 कितने होते हैं 213, 13 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या हो गया अब दोस्तों इसमें क्या होगा कि ये हो गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल्स। अब आपको केवल 4 को 0 बनाना है क्योंकि बाकी एलिमेंट तो 0 बन गए, तो है ना। तो 4 को 0 बनाने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे, यदि आप इसका यूज़ करेंगे तो ये 0 हट जाएगा, तो R2 का यूज़ करके आप इसको 0 बनाना है, कॉलम के ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, इसका अल्टरनेट मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्टरनेट मतलब R3 में 3 का मल्टीप्लाई करो, R2 में 4 का मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, क्योंकि माइनस तो आपका ऑलरेडी पहले से ही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, R3 को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, R3 को चेंज करेंगे, R3 टेंस टू इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3R3 प्लस 4R2, 3R3 प्लस 4R2, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब इसको 8 करेंगे, तो 8 करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका R1 तो एज इट इज रहेगा, 1 to 1 सच दैट 4, ये हो गया। R2 आपका रहेगा 0 - 3 0, 0 - 3 एंड 0 सच दैट -2 हो जाएगा। और इसको यदि आप अल्टरनेट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0, ये 4 3 12 और 3 4 12, ये 0 हो गया आपका। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 3 12, और ये तो 0 ही है, तो ये 12 हो जाएगा दोस्तों आपका। और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 13 3 39, 39 - 8, 39 - 8, तो ये हो जाएगा 31, 39 39 - 8, तो ये 31 हो जाएगा, -31। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कि ये हो जाएगा दोस्तों, आपका क्या हो गया दोस्तों, ये प्रिंसिपल डायगोनल्स मिल गए आपको, ये मिल गए आपको प्रिंसिपल डायगोनल। तो आपको कुछ नहीं करना, ये इक्विलॉन फॉर्म बन गया। अब इसकी रैंक आप डिफाइन करेंगे। टोटल की रैंक नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आ रही है दोस्तों, 3 आ रही है। और यदि मान लो इसको इग्नोर कर दिया जाए तो ये जो रैंक निकलेगी दोस्तों, ये रैंक किसकी निकलेगी दोस्तों, ये रैंक निकलेगी आपकी ए की रैंक भी 3 आ रही है, मतलब दोनों की रैंक 3 थी और नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 है। मतलब आपका सिस्टम क्या होगा दोस्तों, कंसिस्टेंट होगा, और इसमें आपका यूनिक सॉल्यूशंस मिलेगा दोस्तों। मतलब आपका सिस्टम क्या हो गया दोस्तों, आपका सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया। कैसे हो गया, कि रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ द आर्ग्यूमेंटल मैट्रिक्स, इक्वल टू दोनों की रैंक आपकी 3 है, और ये जो 3 है वो नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है। दैट मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल भी दोस्तों कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 है। तो आपका सिस्टम जो है वो आपका सिस्टम जो है कंसिस्टेंट होगा दोस्तों। क्या होगा आपका, कंसिस्टेंट। और इसमें सॉल्यूशंस कौन सा होगा दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होगा दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि यदि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, सिस्टम होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। मतलब आपका सिस्टम क्या है दोस्तों, नॉन होमोजीनियस है। आपका सिस्टम क्या है दोस्तों, नॉन होमोजीनियस है। That means given system are non-homogeneous and also consistent and also unique solution। तो ये तीनों ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं।
तो आप नॉन होमोजेनियस में ये पूछा जाता है कि आपका b की वैल्यू क्या होती है, तो इसमें b की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा है कि सिस्टम ऑफ द कंसिस्टेंट की क्या डेफिनेशन है, क्या इंट्रोडक्शंस है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो अगले लेक्चर में इसके नेक्स्ट पैटर्न पर आएंगे, मतलब इसके बाद अपन करेंगे होमोजेनियस वाला पार्ट और किसके और भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो आगे के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं दोस्तों। गुड डे ऑल ऑफ यू। नेविगेट की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।